अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। आज का हम सेशन शुरू करते हैं जो कि कंटिन्यूशन है कल के सेशन की। आज का सेशन इस लिहाज से बहुत अहम है कि इसमें जो है हम लोग बहुत सारी नई चीजें एज ए स्टूडेंट सीखेंगे। तो मैं आप सब लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब लोग जो हैं इसको जरूर जरूर जो है वो क्वेश्चन की शक्ल में लेकर आए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी अच्छी हो रही है। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर हम उसको दोबारा आपको समझा सके। ओके जी। अच्छा जी, ये हमारा सेकंड पार्ट है। कल के हवाले से कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, तो जो प्रॉब्लम थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के हवाले से वो सारे डिस्कस हम लोगों ने किए। और उसमें जो मेन दो प्रॉब्लम से, नंबर वन अर्ली मैरिजेस और नंबर टू एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, इसको हमने डिटेल से पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एडोलेसेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैलेंजेस है और डे टू है। लेकिन इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स को खास तौर से लिया है। ठीक है, वो कौन से टॉपिक हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कल हम लोगों ने ये टॉपिक किए थे, जिसमें अर्ली मैरिजेस था और नंबर टू हमारे पास एडोलेसेंट प्रेगनेंसी थी, और इसकी हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। और कुछ दूसरे प्रॉब्लम्स, फिर रोल ऑफ मिडवाइफ हमने डिस्कस किया था। आज का जो टॉपिक है वो है इरशाद हम तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिडवाइफरी सर्विसेज की तरफ से क्या चैलेंजेस होते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की खास तौर से एडोलेसेंट फीमेल को। तो ये जो पहली पिक्चर है, इस पहली पिक्चर में आपको क्या समझ में आ रहा है कि उसको क्या मसले मसाइल हो रहे हैं? अगर आप मैं अपने जैसे उल्टे हाथ से शुरू करूं, तो सबसे पहले एक मेरे पास चार्ट नजर आ रहा है जिसमें मुझे लग रहा है कि उसको एडोलेसेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, उसको नॉलेज नहीं मिल रही उसकी सेहत के हवाले से। दूसरा जो है बनी हुई है, यूट्रस बनी हुई है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, और उसको जो है ट्रीटमेंट करवा रहे हैं किस चीज की। तीसरा जो है वो ओवरी के ओवम के हवाले से। चौथा जो है बेबी के हवाले से है। और पांचवा जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, और या इलाज, दोनों में इसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। और वो फीमेल खड़ी सोच रही है कि ये क्या है, मैं कैसे जो है इन तमाम चीजों के बारे में जानूं। तो ये चार्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ये चार्ट हमें बताता है कि व्हाट आर द मेजर काजेज ऑफ adolescent प्रेगनेंसी एंड maternal कॉम्प्लिकेशन। ठीक है ना। तो हमारे पास जो adolescent प्रेगनेंसी होती है ना, उसकी बहुत सारी मेटर्नल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है ना। तो वो जो काजेज हैं और वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो हमने अभी देखनी है। तो मेजर मेटर्नल कॉम्प्लिकेशन जो है अडोलेसेंट प्रेगनेंसी में, वो हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लीडिंग है, इन्फेक्शन है, अनीमिया है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है और मेंटल हेल्थ है। और ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बायोलॉजिकली इमेच्योरिटी है। जो अडोलेसेंट गर्ल जब बन आ रही है शादी करके और वो प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसकी वजह से है क्या है कि उसको बहुत ज्यादा उसकी इमेच्योरिटी है, उसके ऑर्गन इमेच्योर हैं, वो खुद मेंटली इमेच्योर है, साइकोलॉजिकली इमेच्योर है, नंबर और फिर फाइनेंशियली भी इमेच्योर है। ठीक है, और जिस्मानी तौर पे तो इमेच्योर है ही। फिर उसकी न्यूट्रिशन बहुत पुअर है, एंटीनेटल केयर वो नहीं सही ले सकती, सोशल फैक्टर्स भी उसके साथ साथ है जैसे पॉवर्टी और अर्ली मैरिजेज। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं कि उस अडोलेसेंट प्रेगनेंसी को बहुत ज्यादा खतरनाक बना रहे हैं माँ और बच्चे के लिए। इन्हीं टॉपिक्स को हम आप डिटेल से पढ़ेंगे कि काजेज ऑफ द एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, मेटर्नल कॉम्प्लिकेशन। ठीक है ना। कि अगर एक एडोलेसेंट प्रेगनेंसी होती है तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सबसे पहली जो प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन होती है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्यों हो जाता है? क्योंकि जो हमारे पास एडोलेसेंट गर्ल है उसका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो इमेच्योर है। वो खुद उसके साथ भी स्ट्रगल कर रहा है और उसके साथ साथ उसकी प्रेगनेंसी के साथ भी स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। नंबर टू, प्रेगनेंसी में आपको पता है ना कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। क्यों ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है? क्योंकि यूट्रस को ब्लड चाहिए होता है, प्लेसेंटा को ब्लड चाहिए होता है, बेबी को ब्लड चाहिए होता है। तो इस वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की डिमांड बढ़ जाती है। जी। थैंक यू स्टूडेंट्स के नाम शेयर करने के लिए।
अच्छा जी, नंबर टू, पोर एंटीनेटल मॉनिटरिंग जो होती है ना, वो उसको छोटी जो बच्ची होती है, मैरिड बच्ची जो होती है छोटी, उसको एंटीनेटल जो होते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाता। जब एंटीनेटल उसका कंप्लीट नहीं हो पाता तो क्या होता है कि उसकी न्यूट्रिशन सॉरी उसकी जो एंटीनेटल मॉनिटरिंग होती है ना वो रह जाती है। वो एंटीनेटल मॉनिटरिंग जब रह जाती है तो क्या होता है कि उसका मुख्तलिफ किस्म की जो कॉम्प्लिकेशंस है ना वो नहीं देख पाते, जिसमें कि प्रीक्लेम्शिया हो गया, जिसमें कि एक्लेम्शिया हो गया, जिसमें कि अनीमिया हो गया। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो मॉनिटरिंग के हवाले से रह जाती हैं। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, क्योंकि वो खुद छोटी बच्ची होती है, शादी हो जाती है। और छोटी बच्चियां तो आजकल वैसे ही खाने पीने के मामले में बहुत ज्यादा वो चूजी होती हैं और बहुत सोच समझ के खाती हैं, पसंद की चीजें खाती हैं, जिसमें ज्यादातर जो होती है वो कौन सी जो फास्ट फूड होती है वो हो जाती है, जिसके नतीजे में एक तो फास्ट फूड की ज्यादा डिमांड करते हैं, और दूसरा खाने जो नॉर्मल खाना पीना जो कि उनकी प्रेगनेंसी को अच्छा करे वो नहीं खाते, जिसके नतीजे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है। इसको हम और भी डिस्कस करेंगे। इसमें कैल्शियम लो हो जाती है, प्रोटीन लो हो जाती है, जिसकी वजह से इनका जो ब्लड प्रेशर है वो और ज्यादा खराब हो जाता है। आपको पता है कि एनीमिया जो है बीपी हाई करने की एक और बड़ी वजह है। मैंने पिक्चर्स यहाँ पे शेयर की हैं। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस में हम देखें तो प्रीक्लेम्शिया, प्लेसेंटल एब्रेप्शन और प्लेसेंटा प्रीविया जाता है। ठीक है ना। अब तो आप सोच सकते हैं छोटी बच्ची है, प्रेग्नेंट हो गई है जल्दी, अब उसको प्रीक्लेम्शिया की भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, और प्लेसेंटा एब्रेप्टियो यानी जो प्लेसेंटा उसकी यूट्रस के अंदर मौजूद है वो भी अपनी जगह से जो है वो हट जाएगा, हट जाएगा और वो निकलने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। उसके साथ साथ प्लेसेंटा प्रीविया भी हो सकता है, यानी बच्चे से पहले ही जो प्लेसेंटा यूट्रस के मुंह की तरफ आ जाएगा। अब पहला हमने देखा कॉम्प्लिकेशन हाई ब्लड प्रेशर है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन क्या आ रही है इसमें प्रीक्लेम्शिया में, सॉरी हाई ब्लड प्रेशर के बाद जो प्रीक्लेम्शिया, प्रीक्लेम्शिया स्पेशली इस कंडीशन को कहते हैं जब प्रेगनेंसी के दौरान जो है फीमेल का जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेग्नेंट औरत का, और साथ साथ जो है वो और भी अलामत जाहिर होती हैं। तो ये एक सीरियस प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर और साथ साथ दूसरे ऑर्गन डैमेज होने के निशान मिलते हैं, जिसमें कि हेडेक होता है, स्वेलिंग हो जाती है हाथ और चेहरे पर, और साथ ही विजन चेंजेस आती हैं। ठीक है, इस सूरत में फौरी तौर पर इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो अब हम लोग एज अ मिडवाइफ अगर देखें तो हमारे पास जो है औरतें आती हैं, और कहाँ पे होती हैं, एंटीनेटल के लिए आती हैं। उसमें हमने क्या चीजें चेक करनी है, हाथ जोर से प्रीक्लैम्पिया की अलामत में कि बीपी हाई है। चले ठीक है, बीपी हाई है, लेकिन उसके साथ साथ उसे सर में शदीद दर्द तो नहीं है, उसके हाथ और पांव पे सूजन तो नहीं है, और उसकी विजन चेंजेस तो नहीं है। अगर हैं तो फौरी तौर पर उसको डॉक्टर डॉक्टर की तरफ रेफर करना है। दूसरा जो हमारा मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो है पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टमार्टम हेमरेज में मैं आपको लेके जाऊंगी, और लेकिन मैं उस वक्त रिकॉर्डिंग को जरा स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि वो वाली चीज जो है ना वो मैं रिकॉर्डिंग में नहीं लाना चाहती, क्योंकि पब्लिक इसको देखती है तो वो थोड़ी सी प्राइवेसी का ख्याल करते हुए मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ, सीवियर ब्लीडिंग होती है जब अंडर डेवलप यूट्रस होती है, यानी यूट्रस सही से नहीं बनी हुई होती है, और सर्विक्स जो होती है वो कंट्रैक्शन पूरी सही तरीके से नहीं कर पाती डिलीवरी के दौरान। तो उस दौरान क्या होता है कि यूट्रस जो होती है वो सीवियर ब्लीडिंग का शिकार हो जाती है। क्यों? वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं पाती। जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी तो यूट्रस के अंदर जो मौजूद हैं ब्लड वेसल्स वो खुली की खुली रह जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहेगी किस वक्त, जब प्लेसेंटा अलहदा होके बॉडी से निकल जाएगा। नंबर टू, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट नहीं होते हमारे पास, खासतौर से मिडवाइफ्स नहीं होती। और वो क्या करते हैं, जब इस तरह की ब्लीडिंग जारी रहती है तो वो इस ब्लीडिंग को रोक नहीं पाते, और रोकने के चक्कर में जो है अक्सर पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है। क्यों? एक्चुअली जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उसके बाद से 2 घंटे बहुत अहम होते हैं। अगर ब्लीडिंग स्टार्ट होने के बाद, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट होने के दौरान
2 घंटे होते हैं कि आपने उस ब्लीडिंग को स्टॉप करना होता है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना होता है। अगर उस दौरान आप ब्लीडिंग को स्टॉप नहीं कर पाएंगे तो औरत के जिस्म से इतना खून निकल जाएगा कि उसको वापस जो है जिंदगी की तरफ लाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितनी भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप देखें कि केस आप हैंडल कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उस औरत को भिजवा दें। किस जगह भिजवा दें? ऐसी जगह जहां पे एक डॉक्टर जो है वो उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। तो रेफरल मैकेनिज्म बनाना जो है वो बहुत जरूरी है। मिडवाइफ का खास काम क्या होता है ऐसे मौकों पर? नंबर 1, कि वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर ले, खास तौर पे किन इलाकों में जहां पर कोई डॉक्टर नहीं होता, कोई नर्स नहीं होती, सिर्फ एक मिडवाइफ होती है, लेडी हेल्थ विजिटर होती है जो वहां पे मौजूद होती है, और वहां पे मौजूद औरतों को, वो प्रेग्नेंट औरतों को, जचकी के दौरान औरतों को और पोस्ट नेटल वाली औरतों के लिए वो 3 खास काम कर सकती हैं। पहला खास काम यह है कि वो उनकी कॉम्प्लिकेशंस को अच्छे तरीके से जाने, और अच्छे तरीके से जानने के बाद नंबर 2 पे जो उनका खास काम है, वो फौरी तौर पे उसको रेफर करते हैं। जब फौरी तौर पर उसको रेफर करेंगी उसके लिए पहले से उसको अपने क्लिनिक के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जगह पहले से आइडेंटिफाई करके रखनी है जहाँ के पे वो उनको रेफर कर सके। नंबर 2, वहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर लें ताकि जब आप पेशेंट को भेजें तो आप वहाँ पे कॉल करके बताएं कि मैं एक क्लाइंट को भेज रही हूँ और ये क्लाइंट जो है ये बहुत ज्यादा ब्लीडिंग के साथ आ रही है और इसकी उम्र ये है, साइन सिम्टम्स ये हैं, बच्चे की ये कंडीशन है, पूरी डिटेल आपने रेफरल डॉक्यूमेंट पे लिख के भेज देनी है। और साथ ये भी बताना है कि वो इतनी देर में पहुंच रही है और मैंने इसको कोई मेडिसिन दी है या ड्रिप दी है, जो जो आपने चीजें लिखी है वो उसमें लिख देनी है। और उसके साथ उसको भिजवा देना है सारी चीजें। उस दौरान आप क्या कर सकती हैं, अगर आपके पास जो आईवी लाइन वगैरह मेंटेन करके आप उसको फ्लूइड स्टार्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो आपने ये करके उसको रेफर कर देना है। फिर अनीमिया जो होता है और मालन्यूट्रिशन जो होता है वो क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग एबिलिटी जो होती है ना उसको कम कर देते हैं। अब एक तो वो औरत जो है उसको सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, दूसरी बात ये है कि सीवियर ब्लीडिंग के साथ साथ जो है वो अनीमिया का शिकार है, मालन्यूट्रिशन का शिकार है, तो उसके खून जमने की जो सलाहियत है वो भी बहुत कम हो जाती है। जिसके नतीजे में क्या होता है कि उसका ब्लड कंटिन्यूस बहता चला जाता है, कंटिन्यूस बहता चला जाता है। ठीक है जी। तीसरी जो मेन बात जो हम लोग अभी समझेंगे वो ये है कि इन्फेक्शन जब हम देखते हैं तो पोर हाइजीन होती है डिलीवरी के दौरान या पोस्टमार्टम के दौरान। आपने देखा है कि डिलीवरी के दौरान अक्सर जो औरतें हैं वो गंदे कपड़े इस्तेमाल कर रखती हैं कि ये वाला कपड़ा इस्तेमाल कर लें, या जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो गंदे इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं। उन गंदे इंस्ट्रूमेंट्स में सीजर भी होती है, ब्लेड भी हो सकता है, ठीक है, और जो है एपी की सीजर भी हो सकती है, दूसरी सीजर भी हो सकती है। फिर तो ये जब गंदे कपड़े इस्तेमाल करते हैं या गंदे हाथ होते हैं, बाथरूम से होकर आए हैं या कुछ और काम कर कर आए हैं, इन्फेक्शन अभी उनके हाथों में है, ठीक है, तो वो जाके डिलीवरी करवाने लगती है या उनका पीवी कर लेती है। उसके नतीजे में क्या होता है कि वो अपना इन्फेक्शन जो है वो औरत के यूट्रस में छोड़ देती है, और औरत के यूट्रस से इन्फेक्शन जो है वो सीधा किडनीज की तरफ जाता है और जो उसके दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी तरफ जाता है। उसके साथ ही अनसेफ अबॉर्शन जो होता है एडोलेसेंट में वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अक्सर लड़कियां जो होती हैं जिनकी अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है या खुदा ना खास्ता उनके साथ कोई मिसहैप होते हैं, तो वो खामोशी से ऐसी औरत के पास चले जाते हैं जो डिलीवरी तो करवा रही होती लेकिन वो किसी भी किस्म की सफाई का ख्याल नहीं रखती। नतीजे के तौर पर अबॉर्शन तो करवा लेती है लेकिन साथ साथ इतना खराब किस्म का वो लेकर आती हैं इन्फेक्शन जो कि उनकी जिंदगी ले सकता है। साथ ही उस वक्त उनका इम्यून सिस्टम कम सही काम नहीं करता, तो और माल न्यूट्रिशन भी है, तो वो और भी जो है इन्फेक्शन को कैरी करने अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखती हैं। ठीक है जी, ये वाला जो सेशन है मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ और फौरी तौर पर आपने ज्वाइन कर लेना है क्योंकि ये जूम का सेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, मुझे दोबारा ज्वाइन कर लें आप लोग।